अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, ये समझ नहीं आती कि क्या खेल सियासत में घुसी है या सियासत खेल में आ गई है। जी हाँ, पाकिस्तान इस्लामाबाद दारुल खिलाफ़ा में 53वीं नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आज इनका इनकाद हुआ और पूरे मुल्क से पाकिस्तान के बेहतरीन एथलीट्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। और नेशनल स्टेडियम, जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में आज जो मुकाबले हो रहे थे, उन मुकाबलों को देखकर ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। मगर फिर इन मुकाबलों को देखकर ये अफ़सोस भी हुआ कि पूरा स्टेडियम खाली था और कोई देखने वाला नहीं था पाकिस्तान के अपने इन हीरोज़ को। आज के इन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबलों की ख़ास बात ये भी थी कि एक पोल वॉल्ट, जो ऊंची छलांग लगाने का एक डंडे या बांस की मदद से जो बार क्रॉस किया जाता है, उसके मुकाबले में एक नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। उसका अहवाल भी आपको बताएंगे। और आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इन इदारों की कारकर्दगी के हवाले से। और हमें बड़े ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है। मगर पहले आपको दिखाते हैं आज जो पोल वॉल्ट का एक नया कौमी रिकॉर्ड जो कायम हुआ, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये खिलाड़ी थे, हवालदार मोहम्मद आसिफ थे पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने सबसे ऊंची छलांग लगा के पाकिस्तान का जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको बेहतर किया। तो आपने सुना हवालदार मोहम्मद आसिफ को भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक माहौल के अंदर ये नेशनल रिकॉर्ड इम्प्रूव किया गया। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के जो कर्ता धर्ता हैं, वो चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन, एशिया एथलेटिक फेडरेशन के नायब सदर और साबिक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन 2013 में पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए थे, जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद इश्तियाक कियानी, जो उनकी मुआवनत के लिए टेक्निकल ऑफिशियल हैं एथलीट्स की, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब, एक गिला बनता है और अभी हाल ही में हमने सुना पाकिस्तान के जो स्क्वाश के लेजेंड हैं, आलमगीर जहांगीर, जहांगीर। सुनिए जहांगीर, स्क्वाश के जो लेजेंड है, पूरी दुनिया में उन्होंने, जहांगीर खान ने नाम रोशन किया और शायद दर्जनों मरतबा उन्होंने आलमी सतह पर गोल्ड मेडल लिया और अनबीटेबल थे। उनको मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा गया, एजाज़ात से नवाजा गया। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई एयर कमांडर है, कोई स्क्वाड्रन लीडर है, वो फेडरेशन का सदर बन जाता है। तो आप भी एक जनरल हैं और एथलेटिक फेडरेशन के अब सरबराह भी रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा इस हवाले से कोई वज़ाहत करना चाहेंगे? क्योंकि आप, मेरे ख़्याल में तो आप ज़िया-उल-हक के दौर में आपने सबसे पहले मिशन लिया है। बहुत बड़ा आपने मिशन भी लेकर चले ओलंपिक्स की, और बड़े अवार्ड्स भी लिए। आप खुद भी एथलीट रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपने बारे में आप खुद बताएँ। जी, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है और आपके साथ अपने लोगों के सामने एक ऐसे सब्जेक्ट पे मैं बात करूँगा जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, जो मेरा पैशन है, जो मैं खुद से, जैसे आपने कहा, एथलीट था, तो तब से लेके आज तक आई एम लिविंग विद एथलेटिक्स, आई एम थिंकिंग एथलेटिक्स, आई एम ऑल द टाइम कंसर्न्ड अबाउट एथलेटिक्स इन पाकिस्तान in particular and sports in Pakistan in general. अब अपने मुंह से मैं क्या बताऊं आपको, वो ऐसे लगेगा जैसे खुद से ही कोई अपनी तारीफ किए जा रहा हूं। लेकिन मैं बता बहरहाल देता हूँ, मैं जी, बता देता हूँ, मेरे ख्याल में आपने लॉन्ग जंप में पाकिस्तान के आप चैंपियन रहे जी, 1975 से 1979 तक। और फिर आर्मी और इंटर सर्विसेज का लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड आपके पास है। बैंकॉक 1978 में आपने एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जी, और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 1974 का आपका जो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड अभी तक नहीं, अभी तक है। अभी तक मौजूद है। जी, तो और भी आपके बहुत से तारुफ हैं, लेकिन वो किसी और वक्त के लिए हम रख देते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप एथलेटिक फेडरेशन के करता धरता रहे हैं, आप भी जिन्ना स्टेडियम में मौजूद थे, जी, पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स आए हुए थे, मगर स्टेडियम खाली था।
ये क्या मतलब कोई ना तो सरकार का टेलीविज़न था, ना कोई टीवी चैनल था वहाँ पे, और आप पे ये एक 53वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी। तो ये क्यों ऐसे हुआ? दुनिया को पता ही नहीं कि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका ये इतना रेलेवेंट सवाल है कि जो मेरे ख्याल में एथलेटिक्स कम्युनिटी ख़ास तौर पे और स्पोर्ट्स कम्युनिटी पाकिस्तान में ये जानना चाहेगी कि ये क्यों जो आप पूछ रहे हैं। ये बताने से पहले जो आपका पिछला सवाल था जहांगीर खान के रेफरेंस से, मैं उसका भी जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स का कोई रुतबा, रैंक, पोजीशन जो है वो उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पॉजिटिव होना चाहिए वो। और लोगों को फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरल है, जैसे उन्होंने कहा, अगर कोई स्क्वाड्रन लीडर था या विंग कमांडर है, बल्कि स्क्वाश के तो एयर चीफ जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत सालों से वो हैं। एयर चीफ इज द प्रेसिडेंट, पैटर्न इन चीफ या प्रेसिडेंट? ही इज द प्रेसिडेंट लेकिन क्या ये ऑफ द इलेक्टेड फेडरेशन। इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं होने इट्स चाहिए? इलेक्टेड, इट इज इलेक्टेड, बट वो एक चला आ रहा है। अच्छा। एयर चीफ एक जब रिटायर हो जाते हैं तो ठीक अगले है। वाले उनकी जगह इलेक्ट हो रहे हैं, नहीं, so ये he क्यों is- ज़रूरी है वैसे? इसमें तो कोई एथलीट्स को नहीं होना चाहिए या प्लेयर्स को नहीं होना जी, मैं चाहिए? मैं उसी पे आने लगा। अगर तो कोई डिलीवर करता है तो फिर ये नहीं साथ में देखना चाहिए, बिकॉज हमें तो चाहिए ये ना कि हमने रिजल्ट्स लेने हैं। अब जैसे आपने ये सवाल किया तो बहुत पहले जब अरशद नदीम ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल लेके आया, तो साथ ही उन दिनों में को खबर चली कि जी किसी एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ ये पुराने लोग, ये जनरल्स या ब्रिगेडर्स या जिस तरह आपने फरमाया कि विंग कमांडर और वो आ जाते हैं। तो वो मुझे एंकर पर्सन ने पूछा कि सर आपका ख्याल, तो मैंने कहा जी मुझे तो जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एक जनरल हूँ और 78 साल में पहली दफ़े जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हो सका वो करके दिखा दिया है। तो इसलिए मेरा तो ये जवाब है। आप अरशद मैं नदीम का क्रेडिट आप ले रहे अरशद हैं? नदीम जो है उसको 10 साल मेहनत की हमने उसके साथ। वो जब हमारे पास फेडरेशन में आया तो टोटल 54 मीटर का जेवलिन थ्रो था, उसको 93 मीटर तक एथलेटिक फेडरेशन लेके गई मेरे लीडरशिप में। और लेकिन मैंने कहा अरशद नदीम तो ये कहते रहे कि आप लोगों की तरफ से पाकिस्तान में तो उसको कोई सपोर्ट ही नहीं किया गया, और वो तो अपना प्राइवेटली प्रैक्टिस करते रहे हैं और स्ट्रगल करते रहे हैं, और एथलेटिक फेडरेशन कहाँ थी उस वक्त? ये बड़ा अच्छा आपने कहा, उसने आज तक एथलेटिक फेडरेशन नहीं कहा कि उन्होंने कुछ किया। अच्छा। वो गवर्नमेंट का कहता है कि जी कहीं उनसे नहीं मिला। एथलेटिक फेडरेशन होती तो अरशद नदीम आज भी तो फिर गिला क्यों अरशद 60 नदीम को? उसके पास फैसिलिटीज ही नहीं थी, तो चाहे गवर्नमेंट है चाहे एथलेटिक फेडरेशन है, कसूर नहीं, तो आप सब थे। मैं जी ना ना नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। वो कह रहा है कि अरशद नदीम के इस कॉन्टेक्स्ट में जब उसने अपने गांव में पता नहीं 40 मीटर पे शुरू किया होगा, कब किया होगा, तो जो उस वक्त का उसका जेवलिन दिखाते हैं, उस वक्त की उसकी फैसिलिटीज दिखाते हैं, उस वक्त का उसका वो ग्राउंड जहाँ पे वो फेंकता होगा गांव के अंदर वो है। जब वो नेशनल हमारे पास आया है फेडरेशन में 2016 में, उसके बाद से उसके पास बेस्ट ऑफ द जेवलिन, बेस्ट ऑफ द किट, एवरीथिंग जो किसी भी इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड एथलीट को अवेलेबल है, हमने वो इसको अवेलेबल किया। और इसके पास जब वो आपके पास आए, जब आपको ये नहीं पता वो पहले किधर था और क्या कर रहा था? नहीं ऑब्वियसली हाउ वुड तो यू ये नो। तो एथलेटिक फेडरेशन का काम है कि ग्रूम करें एथलेटिक्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल से लेकर आए, गांव से लेकर आए। नहीं, आप कहते हैं कोई आपके पास आएगा तो आप ये जी करेंगे? नहीं ऐसे नहीं है, वो हमारा काम नहीं। एक सिस्टम है ना, ये कॉलेज, ये जो अभी आप चैंपियनशिप देख रहे हैं, इसमें पंजाब के बच्चे हैं, केपी के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, हमारे चारों सातों जो बड़े डिपार्टमेंट है उनके हैं। अब यहाँ पे यहाँ से एथलेटिक फेडरेशन का काम होगा कि जो आए हैं बच्चे, उनमें से जो हम देखेंगे कि जिसमें पोटेंशियल है, जो फर्स्ट आएंगे उनको हम ग्रूम करके। मुझे बताएं, अरशद नदीम आज किधर थे, क्यों नहीं आए? आज इतना बड़ा नेशनल गेम्स हो रही हैं। अरशद नदीम को आज यहाँ पे होना चाहिए था, बिकॉज ये एक नेशनल इवेंट था और जाहिर है एथलेटिक फेडरेशन का, लेकिन उसको इनविटेशन आई हुई थी यूएई से, वहां पे कुछ स्पोर्ट्स गाला टाइप चीज, इट्स नॉट अ कंपटीशन। एक वो जाहिर है यूएई अपने आप को नहीं, आप कह रहे हो पाकिस्तान में है ही नहीं? नहीं, इज नॉट इन पाकिस्तान, ही इज इन यूएई। वहां पे उन्होंने कोई टॉप के 10-15 एथलीट जो दुनिया में जिधर जिधर भी कोई अवेलेबल था, जिसका कोई और इवेंट नहीं था, अरशद इज वन ऑफ देम, सो ही आल्सो एक्सेप्टेड द इनविटेशन कि मैं आ जाऊंगा। ठीक है। तो ये बिकॉज यहाँ की उसकी पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा फायदा तो वापडा को होना था ना, बिकॉज ही वुड हैव वन अ गोल्ड मेडल फॉर वापडा। तो वो आई थिंक किसी लेवल पे फिर उन्होंने डिस्कशन करके तो अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं बच्चों को? अब ये जो 53वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जी, इसमें जितने एथलीट पूरे पाकिस्तान से आए हैं, कितना आप इनको मुआवजा या पैसे या सपोर्ट करते हैं?
अगेन बहुत अच्छा ये सवाल है। मैं जब 2011 में प्रेसिडेंट बना, इस तरह का कोई रिवाज फैशन नहीं था, नॉट इवन अ पेनी टू एनीबडी। 2011 की पहली चैंपियनशिप में मैंने ऐलान किया कि सारी दुनिया स्पोर्ट्समैन को फाइनेंशियली लुक आफ्टर कर रही है। आज के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले को हम 10,000 है मेरा ख्याल में देंगे, सिल्वर वाले को 7 या 8,000 देंगे, ब्रॉन्ज वाले को 5। ये मैंने शुरू किया और आज तक हम इसको कंटिन्यू करें। और ये पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो एक हम लिमिट दे देते हैं सूबों को। कितना है डेली उनका? डेली मतलब वी पे फॉर देयर, क्योंकि इल्जाम ये लगता है कि जितना मिलता है उनमें से खिलाड़ियों को तो आधा भी नहीं मिलता। वंडरफुल, ये बहुत अच्छा है। जहाँ पे एथलेटिक फेडरेशन को मिलने का चक्कर है, हमें इस साल हम वो फेडरेशन है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 78 साल में पहली दफ़े इंडिविजुअल गेम के अंदर गोल्ड मेडल अरशद नदीम के कॉन्टेक्स्ट में, और हमें 1 टका भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो कौन सा मिलता है और किस में से देंगे? नॉट अ पेनी। तो आपको फंडिंग कहाँ से होती है? हम आप जैसे लोगों से, जो कोई अफ्लुएंट है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं स्पॉन्सरशिप। अच्छा, और कहीं से पैसे और नहीं आते? कोई कहीं से गवर्नमेंट को, जो पहले हमारा गवर्नमेंट को हमें मिनिमम 3 मिलियन देना चाहिए एथलेटिक फेडरेशन को। इस दफे उन्होंने समझा कि जी इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नेशनल। लास्ट टाइम कब दिया था गवर्नमेंट? पिछले से पिछला साल जो था। कितना मिला था? यही मतलब 3 मिलियन जो है, ये हमारा उन्होंने फिक्स किया हुआ है ना। तो गवर्नमेंट आपको ये क्यों ट्रीट कर रही है आपके ख्याल में? ये हमें भी नहीं समझ लग रही जी क्यों कर रही है, क्योंकि 40 फेडरेशन में से 40 फेडरेशन हैं इस वक्त पाकिस्तान की। एथलेटिक्स इज द ओनली वन जो ओलंपिक्स के लेवल पे है, बाकी कोई एशिया लेवल पे। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, डाउनग्रेड नहीं कर रहा। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे ये अभी क्रिकेट वाला जो यंगस्टर्स हमारे, वो अच्छा करके आए हैं। चलें ठीक है। अब मैं जाऊंगा मोहम्मद इश्तियाक कियानी साहब, जो टेक्निकल ऑफिशियल हैं एथलेटिक्स फेडरेशन के। इश्तियाक कियानी साहब, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक्स जो फेडरेशन है, इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है और इस सारे मामले में फंडिंग का क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक कियानी है और मैं नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल हूँ। मुझे बहुत एजाज़ हासिल है कि मेरा ताल्लुक एथलेटिक फेडरेशन से है। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी फेडरेशन है ना, तो वो एथलेटिक फेडरेशन। वो इसलिए है, उसकी दलील ये है कि मेडल के साथ रिकॉर्ड कर देना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आज तक तारीख में जितनी भी फेडरेशन है, चाहे वो एथलेटिक है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ये जो मेडल है, ये जनरल साहब का 20 साल का ख्वाब था जो अभी जाके पूरा हुआ है। और इन्होंने वो कह रहा ना, मुझे कुछ नहीं स्पॉन्सर किया, करोड़ों रुपया वो किसने लगाया? सवाल है यहाँ से, क्या उसने अपनी जेब से पैसे देके इंग्लैंड में उसकी इंजरी जो ठीक करवाई गई थी, खैर वो आप पहले की बात अफ्रीका में, नहीं मैं पहले की बात उस पे भी लेके जाता हूँ। उनकी अपनी स्ट्रगल ज्यादा है जी जी, मेडल लेने से पहले, बाद में तो जारी बात पहले भी क्या हुआ था वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जब ये पाकिस्तान वापडा के फयाज बुखारी साहब, इसके जर्मन कोच, जिन्होंने गली मोहल्ले से इसको उठाया था, उसको उठा के इसको कोई पंजाब स्टेडियम में कोई आने नहीं देता। इसका एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं यूथ फेस्टिवल का लगाया हुआ पौधा हूँ 2012 में। मेरी खुद उसमें 5 ड्यूटियां थी, क्योंकि जनरल साहब तो एक एज ए प्रेसिडेंट है, वो ऊपर वाली सतह पे है, हम ग्रास लेवल पे इन बच्चों के साथ होते हैं। कॉल रूम में भी हम तो क्या हुआ उस पे? जब इन्होंने क्या किया कि जब ये 2000 यूथ फेस्टिवल जो हुआ, यूथ फेस्टिवल में मेडल जीता हारा, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान 0 है। पौधे को पानी कौन देता? उसके बाद पहली बात तो ये 100%, ये तो किसने बनाना था? ये सियासी था ये। उसके बाद जब फयाज बुखारी के जब ये हाथ में, उन्होंने उसको ट्रेनिंग करवाई, उसकी गाड़ी तक बिक गई थी। फयाज बुखारी ने अपनी गाड़ी इसके पीछे बेच दी, इसको अपने घर में रखना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कैंप अटेंड करवाना, उसने बड़ी मेहनत इसके साथ की। जब वर्ल्ड ओलंपिक्स जापान टोक्यो का इवेंट आया था, वहां तक फयाज बुखारी साथ था। उसके बाद जनरल साहब ने जो सलमान इकबाल भट्ट, उसका एथलेटिक फेडरेशन की हिस्ट्री में जैवलिन थ्रो उसने फेंका ही नहीं है। अच्छा, तो उसको कोऑर्डिनेटर लगा के सर ने भेजा कि इसको जुबान नहीं आती, आप एचिसन के पढ़े हैं। तो जनरल साहब ने, अच्छा, को एज ए जो पेरिस के अंदर जो पहले कोच थे, क्या नाम बताया? फयाज बुखारी साहब। फयाज बुखारी साहब को जनरल साहब आपने क्यों नहीं भेजा? जी मैं बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा, ये ज़रूरी है इसकी भी क्लैरिफिकेशन। जैसे इश्तियाक कह रहे हैं, फयाज बुखारी ने उसको, वो जो मैं 54 मीटर्स की बात कर रहा था, जब ये वापडा में आया 2015 में, वहाँ से लेके पिछली टोक्यो वाली ओलंपिक्स जो थी, तब तक फयाज बुखारी उसको कोच। उसके बाद क्या हुआ? मैं बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ
कि अरशद नदीम उस वक्त 90 मीटर्स पे पहुंचा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर आज भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अरशद नदीम को 90 मीटर से बियॉन्ड वाली जो ट्रेनिंग चाहिए वो करवा सके। ठीक है। हमने जर्मन कोच जो कि साउथ अफ्रीका में उसकी एकेडमी है उसको हायर किया। ठीक है। उसके साथ इंटरेक्ट करना था, ऑब्वियसली वो कोई समबडी हु कुड उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता अंग्रेजी में। तो सलमान बट को मैंने लगाया एज अ कोऑर्डिनेटर एंड ट्रांसलेटर कि उस कोच के साथ आप ये इंटरेक्ट करोगे, जो वो कहेगा उसको ट्रेनिंग करवाओगे और 2 बार अरशद नदीम तो को वो ट्रांसलेटर जो है वो फयाज साहब के साथ काम नहीं कर सकता? साथ ही कर रहे थे ये नहीं, वो गए क्यों नहीं फिर मैं बता ओलंपिक्स में? अच्छा, फयाज साहब हाँ जी, अब वो गए क्यों नहीं? क्योंकि जब ये इन्होंने ट्रांसलेटर वाला काम शुरू किया तो वो थोड़े शरूर से हैं। अरशद नदीम को उन्होंने कन्विंस किया था कि मैं कोच भी तुम्हारा मैं कर लूंगा, सो और किसी की डिसीजन आपने नहीं करना जी मैं बताता हूँ, डिसीजन बिल्कुल से हमें फेडरेशन को करना चाहिए था। लेकिन जब हमारा कोई बच्चा साथ में कहता ना कि नहीं जी, ये आज भी लोग कहते हैं कि जब वो कहता है कि ये सलमान बट मेरा कोच है तो फेडरेशन क्यों? तो हमने कहा जी ठीक है, अगर वो इसके साथ खुश है तो हम तो बच्चे से परफॉर्मेंस लेनी है। उसको ट्रांसलेटर के तौर पे भेजा, जब वापस आया नोबडी न्यू के जी, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि ये ओलंपिक का रिकॉर्ड कर आएगा, गोल्ड मेडल ले आएगा। वापस तो जर्मन कोच के साथ राब्ता हुआ? जी जी बिल्कुल, आज भी उसके साथ राब्ते में। ठीक है। इवन टुडे उसके साथ बिल्कुल से राब्ते में। अच्छा, मुझे ये बताया ना कि सॉरी मैं इसको सिर्फ खत्म कर लूं कि जब हम वापस पहुंचे तो ये किसी को पता ही नहीं था कि जी माशाल्लाह बड़ा, और हम बड़े मशकूर हैं सब लोगों के, गवर्नमेंट से लेकर नीचे जो प्राइवेट लोगों ने भी इतने ज्यादा उसको इनामात दिए। साथ में कोच साहब को भी वो कुछ करोड़ों मिलने लगे। उन्होंने कहा मैं ही कोच हूं, तो वो बुखारी साहब फारिग हो गए और ये कोच बन गए पैसे के चक्कर। उसके बाद जो अभी जो 35वीं नेशनल गेम्स हुई है, मैं इस तरफ भी आता हूँ, अगर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं सहाफ़ी में खिलाड़ी और खिलाड़ियों के मैनेजर्स, खिलाड़ियों के अंदाता, फेडरेशंस के सरबराहान और टेक्निकल ऑफिशियल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं खेल की और खेल के अंदर घुसी सियासत की। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इश्तियाक कियानी, टेक्निकल ऑफिशियल एथलीट्स, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साही, चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। इश्तियाक कियानी साहब, क्या है ये सियासत? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक फेडरेशन, आज का जो ये इवेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 53वां नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप, इसमें ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ है? सर इसमें सबसे पहली बात यह है कि ओलंपिक अभी हाल ही में पीछे 35वीं नेशनल गेम्स कराची के अंदर मुनक्किद की गई। अब सवाल ये है कि स्पोर्ट्स और सियासत इन दोनों को एक दूसरे में नहीं आना चाहिए। अब 35वीं नेशनल गेम्स हुई जिसमें बहुत सारी फेडरेशनों को साइड पे कर दिया गया। किसने किया? मैं ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल खालिद साहब ने। अच्छा। और उसमें आप देखें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपके सामने है, ये अभी जो इवेंट करवा रही हैं 53 नेशनल चैंपियनशिप करवा रही है। मुझे ये बताएं कि क्या उनको चाहिए इनको इन्वॉल्व करना? वो एक नई फेडरेशन बना के जिन लोगों पर फेडरेशन ने बैन लगाया, तारक सिद्धू के ऊपर फेडरेशन ने बैन लगाया, कोर्ट कचहरियों में भी सबको पता है कि ये बैन है, न्यूज में भी है, सलमान इकबाल भट्ट के ऊपर भी बैन लगा हुआ है। अब इन्हीं को इन्वॉल्व करने वाला कौन है? ओलंपिक एसोसिएशन। हमारा सवालिया निशान ये है कि सलमान जो इसको फेक कोच हम कहते हैं, जो है जी जी, वो तो अकरम साई साहब की दरियाफ्त है। सर ये अब आप कहते हैं कि वो बैन है, अभी बैन है। वो इतना गलत आदमी था तो जनरल साहब उसको क्यों लगाते? सर ये अभी बैन हुआ है, नहीं वो पहले की बात नहीं, अभी की बात हो। जब ये अभी पता चला है एक फेडरेशन बनाई, जब ये पता चला कि वो झूठी फेडरेशन बना रहा है, झूठे अपने लोगों को खड़ा करके आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो झूठी और जाली फेडरेशन बनवा रही है। वो बनवा रही है। अच्छा। अगर नहीं बनवा रही तो मेरा अब देखे ना, ओलंपिक ये अभी 35वीं नेशनल गेम्स है। अब मुझे बताएं क्या ओलंपिक एसोसिएशन का स्टेटस इतना गिर गया कि वो बच्चों के साथ बैठ के वो MOU साइन करेंगे? अरशद नदीम के साथ तो खालिद साहब बैठे हैं, वो अगर बैठते हैं तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे, सेक्रेटरी के साथ, बच्चों प्लेयरों के साथ बैठने का मकसद नहीं है। अच्छा। पहला। और दूसरी बात, ये एथलेटिक्स हुई कैसे? इनके ऊपर तो 100% FIR बनती है। क्या फेडरेशन जेन्युइन फेडरेशन को साइड पे करके, ये 35वीं नेशनल गेम्स की बात, हाँ 35वीं नेशनल गेम में एथलेटिक्स तो साइड पे कैसे कर दिया? क्या किया सर? इनको क्यों नहीं इन्वॉल्व, एथलेटिक्स को क्यों नहीं बीच में, इनकी फेडरेशन को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? उनको साइड पे करके वो कौन सी ऐसी फेडरेशन और क्यों उन्होंने उनको खड़ा किया? कौन लोग हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में? कोई सियासी लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, कौन है? सर ये जो इनके साथ पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन एफिलिएट है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक फाइनेंस है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन
और ये इन दोनों इनके साथ टोटल पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया की जो फेडरेशन है वो इनके साथ एफिलिएट, ये उनके नुमाइंदे हैं वर्ल्ड ओलंपिक्स के। ठीक है। इनको चाहिए अगर इनके पास कोई ये जो 35वीं नेशनल गेम्स है ये हर 4 साल के बाद एक सूबे के अंदर मुनक्कद की जाती है, और इस मरतबा पिछली मरतबा कोयटा में हुई थी, उससे पिछली मरतबा केपीके में, अभी कराची में हुई है। तो अभी हुआ क्या फिर? अभी ये प्रॉब्लम है, अभी इन्होंने साइकिलिंग फेडरेशन बिल्कुल खत्म कर दी, साइकिलिंग का इवेंट ही नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने उन चारों सूबों के अंदर वो प्लेयरों को लिया जो इनके ताल्लुक वाले लोग हैं। क्यों ऐसी सियासत कर रहे हैं? और अभी क्या ये पैसे का झगड़ा है, क्या मसला है? ये फंडिंग, ओलंपिक एसोसिएशन की फंडिंग कहाँ से होती है? अभी मुझे बताएं, इसकी जो ओपनिंग की है बिलावल भट्टो साहब ने की है। कौन सी? 35वीं ये 35वीं नेशनल गेम्स की। ठीक है। अब बिलावल भट्टो साहब जो हैं, जो फमीदा मिर्जा ये अवान सदर में बोल बोल के ये कहा कि जी ये अननोन लोग हैं, ये इन्होंने क्यों, अब वही 35वीं नेशनल गेम बिलावल भट्टो साहब ने इसके ऊपर या पीएम करते या सदर पाकिस्तान करते या आर्मी चीफ करते, इसके अलावा पार्टी के चेयरमैन वो नहीं कर सकते इसकी ओपनिंग। अब तो खेलों का मुकाबला है, कोई भी बड़ी नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं, ये बड़ा इवेंट है, ये 24,000 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये कोई छोटा इवेंट नहीं, ये एक मुल्क का बड़ा इवेंट है, ये इसके बड़ा इवेंट पाकिस्तान में नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी कोई मामूली शख्सियत तो सर नहीं वो है? बड़ा नाम है, ये नहीं कि, लेकिन उनके पास डेजिग्नेशन जो है वो पार्टी के चेयरमैन है। पार्टी चेयरमैन है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने का फैसला किया। सवाल तो ये, अब देखें ना दूसरी साइड पे और भी पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन वो बिजनेसमैन भी आ सकते हैं। आपके जनरल करमसाई साहब भी तो पीटीआई के नहीं है सर? पीटीआई में नहीं, वो पीपल पार्टी में जाने का उन्होंने फैसला किया, लेकिन नहीं, मैं आपके जनरल करमसाई साहब की बात, वो तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वो तो आर्मी। आपने वैसे इलेक्शन लड़ने का तो आपने भी इरादा किया था 2024 में, क्या नहीं? जी मैं बिल्कुल से किया था, क्योंकि मेरी पीटीआई के टिकट से। मेरी फैमिली जो है, नहीं पीटीआई टिकट नहीं, मैं आजाद। अच्छा, वो वैसे भी पीटीआई तो मानी नहीं जाती, सारे आजाद। और उसमें आपको पता है जो लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े जो हुए हैं उसमें 35वीं नेशनल गेम्स में, पहली बात है फुटबॉल के अंदर लड़ाई सुर्खियां भरी पड़ी हैं। फुटबॉल में आर्मी ने बाबडा को मारा, बाबडा ने रेफरी को मार दिया, एक ये इशू बना। दोनों प्लेयर्स बैन हो गए। कोयटा की जो बच्चियां थी वो आई थी, वो उनको खेल के मैदान में ये फायदा है कि लड़ाई बराबर की होती है, बराबर की होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गई थी, बच्चियां में चलेगी। एनीवे, अब सवाल ये पैदा होता है जनरल साहब कि ये मुस्तकबिल क्या है, हम टैलेंट को कैसे लेकर ऊपर आ रहे हैं? आपकी एथलेटिक फेडरेशन ने स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पे टैलेंट हंट के लिए क्या किया है अभी तक? जी मैं बताता हूँ। मैं पहले ये थोड़ा ज़रूरी है, जो पीओए वाला आपने क्वेश्चन पूछा था ना, थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूं। जैसे आपने इश्तियाक कानी साहब को बोला कि अच्छा आप ये पीओए पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पैरेलल फेडरेशन बनाते हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये फैक्ट है जो ये बयान कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? फैक्ट है, ये फैक्ट है। वोट लेने के लिए जो फेडरेशनें उनके साथ नहीं बैठती, उनको वोट नहीं देती, उसके खिलाफ एक नई फेडरेशन वो बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हो, सारी बन नहीं सकती। ये जो खालिद नामी इन्होंने एक शख्स का आपको बताया, जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है ओलंपिक एसोसिएशन का, इसको एथलेटिक फेडरेशन ने लाइफ बैन किया हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल आपकी एथलेटिक जी हमारी फेडरेशन क्यों बैन किया था? जी मैं ये बताऊं, ये वापडा में थे और उनकी वापडा की टीम के मैनेजर थे एथलेटिक्स, और ये ज़ाहिर वापडा को रिप्रेजेंट करते थे। वापडा ने इनको निकाल दिया वहाँ की स्पोर्ट्स से, और कोई और ज़ाहिर है वहाँ पे, ठीक है, ये स्पोर्ट्स के लिए तो नहीं भर्ती हुए थे ना, और भी काम करते होंगे। जब वहाँ पे निकाला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप चूँकि अपने डिपार्टमेंट की पोजीशन की वजह से फेडरेशन में हैं, जब वो ख़त्म होगी तो आप यहाँ से भी ख़त्म हो गए। जब ये ख़त्म हो गए तो उनको आपने कहा कि जी थैंक यू वेरी मच, वापडा को बोला कि इनका आप रिलीफ हमें सजेस्ट कर दें। इन्होंने उस वक्त, मतलब बेसिकली नेचर के अंदर ये है, ठीक है, तो ही वांटेड टू मेक अ पैरेलल फेडरेशन टू एथलेटिक फेडरेशन, टू एथलेटिक्स, और बनाई उन्होंने। मैं कोशिश की, बनी नहीं, लेकिन चूंकि कोशिश की तो हमारी जनरल काउंसिल ने उस बेस पे इसको लाइफ बैन कर। ठीक है, चले हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और ये फोरम हाजिर है अगर वो अपनी को जी वो बिल्कुल से वो देना चाहें तो वो हाजिर है। वो आज तक लाइफ बैन है एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से। अब उनको ये हजम नहीं हो पा रहा कि वो एथलेटिक फेडरेशन के साथ, तो ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको नई जिम्मेदारी दे दी, वो उधर जो है वो सेक्रेटरी जनरल बन गए। अब चूंकि वहां पे सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए हैं, इसलिए एथलेटिक फेडरेशन या और वो फेडरेशन जो उनके साथ ना उनको वोट देती है, ना उनके साथ बैठती है, ना उनकी सोच की है, उसके खिलाफ वो कोई ना कोई महाज जो है वो बनाए रखा है, जो आपको इश्तियाक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे।
अभी ये नेशनल गेम्स में एथलेटिक फेडरेशन ही उन्होंने कहा जी हमने एक कमेटी बना दी है जो एथलेटिक्स वहां पे करवाएगी। फेडरेशन जो है इसको हमें सस्पेंड किया हुआ, वी आर सस्पेंडेड। अच्छा, एथलेटिक फेडरेशन जो है देखे ना वो तो सस्पेंडेड फिर ये है। आज इतना बड़ा इवेंट कैसे करा दिया आप? नहीं तो वो उनका तो इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं तो ये बजट कहाँ से आया? ये वो तो हमारे बच्चे हैं ना, वो तो करेंगे ही करेंगे। इसका ये लेकिन सस्पेंशन ये का बजट कहाँ से आया ये इस इवेंट का? बजट हाँ। वो तो मैंने आपको बताया कि हम अपनी जेब से दे रहे हैं। कैसे ये हम अपनी Contribution जेब से कैसे आती है? बाहर से इंटरनेशनल? नहीं यहाँ से लोकल लोगों से। कितना खर्चा हुआ है 53वीं? ये मेरे ख्याल में अबाउट 1 करोड़ होगा, 10 मिलियन। और ये कैसे कंट्रीब्यूट हुआ? लोगों से मांगा है, स्पॉन्सर्स से। हाँ जी, और वो स्पॉन्सर भी वो जो हमारे तो पर्सनल जाने आपने वाले ये अपने पास वजारत खेल, वजीर खेल राना सनाउल्लाह जी रोजाना माशाल्लाह से बड़े बड़े बयान दे रहे होते हैं। ठीक। तो वजीर खेल का क्या रोल है? आपकी एथलेटिक फेडरेशन की कोई दाद रसी नहीं की उन्होंने? कोई आपसे कभी रब्ता नहीं हुआ आपका? आपने मीटिंग की उनसे या आपको वो पीटीआई का समझते हैं? ये मेरी कोई स्टेटमेंट जो है वो आपने खुद ही कह दिया, वो पॉलिटिकल समझी जाएगी। कुछ भी नहीं, आपने कोशिश की वजीर खेल से मिलने की या आप उन्हें इस काबिल ही नहीं समझते? नहीं, काबिल तो वो हैं, तभी वजीर बैठे हुए हैं। और इलेक्शन वैसे लूज कर गए थे वो, लेकिन बहरहाल पार्टी में नहीं तो आपने रब्ता नहीं किया वजारत खेल से? कभी किया आपने? उनको जब वो वजीर बने थे तो मैंने मुबारक दी थी। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा? खैर मुबारक। खैर मुबारक। नहीं तो आपने अपनी फेडरेशन के लिए उनसे कभी मुलाकात भी करना गवारा नहीं किया? नहीं, मैं तो फेडरेशन में अभी हूँ नहीं ना। अच्छा, हाँ जी, मैं ठीक तो है। आपको पता है कि I'm no more। आप तो आप हैं मैं तो साउथ एशियन साउथ एशिया का मैं वो हूँ चेयरमैन। हम्म। इट इज माय सेकंड टेन्योर, और एशिया का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दिस इज माय थर्ड टेन्योर देयर। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज एथलेटिक्स जैसे तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में ही आप पाकिस्तान की वजीर खेल से, पाकिस्तान के वजीर खेल से उस मुलाकात? कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पूछेंगे तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही ना जिक्र करने वाले हैं। क्यों? स्पोर्ट्स के अंदर जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ तक है। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट एशिया के तौर पे ठीक है, ठीक है, और चेयरमैन साउथ एशिया के जी, तौर पे बोल। मुझे ये पता चला है कि इवन ये ग्राउंड जो कि है ही एथलेटिक्स के लिए, ये अवेलेबल नहीं की जा रही थी एथलेटिक फेडरेशन को, ये आपकी चैंपियनशिप करवाने के लिए। ये जो 53वीं, ये अच्छा। इसमें इंटरवेंशन की सेक्रेटरी साहब ने, मे अल्लाह ब्लेस हिम, वानी साहब ने, मोइनुद्दीन वानी जी, बिकॉज वो सेक्रेटरी जाहिर है, उन्होंने कहा भी ये क्या कर रहे हो, नेशनल चैंपियनशिप है, ये हमारा एनुअल इवेंट है जो मतलब गवर्नमेंट की भी यानी पीएसबी की भी एक मैंडेटरी कौन रिकॉर्ड था? रिकॉर्ड बस बहुत सारे लोग थे। स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या रोल था? स्पोर्ट्स बोर्ड का रोल नेगेटिव था। अच्छा, कौन इंचार्ज स्पोर्ट्स बोर्ड के? पीरजादा साहब है, यासर पीरजादा साहब है। जी जी। तो क्या उनका नेगेटिव रोल क्यों था? मतलब ऑब्वियसली एक सेक्रेटरी साहब के कहने के बावजूद, एक लेटर निकालने के बावजूद कि जी एथलेटिक फेडरेशन यहाँ पे करवा ले, तो मुझे जो फेडरेशन से पता चला है तो नीचे जो लोग थे वो कह रहे हैं, कोई ना कोई बहाने बना रहे हैं कि जी वो तो ये जो ट्रैक है हमारा, ये अभी तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ हमारा कुछ चल रहा है लेन देन का मसला। लेन देन से मेरा ये मुराद नहीं है कि कोई गलत, बट कि जी वो सेटलमेंट नहीं हुई, और अब चूंकि वो नहीं हुई, हमने इसको टेक ओवर नहीं किया, इसकी अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं हुई, सारा कुछ। और वो बल्कि हमारे एथलेटिक्स वाले लोगों ने कहा कि ये तो इससे बेहतर क्या है कि आप एज अ टेस्ट ये करवाएं, और हम लोग ही हैं, पाकिस्तान में एथलेटिक फेडरेशन है जो बताएगी कि जी ये ट्रैक इस काबिल है कि नहीं है, तो हम तो उल्टा आपकी हेल्प करेंगे ये करने में। तो बहरहाल इश्तियाक साहब, क्या आपके ज़हन में? सर, राना साहब से हमारी एक स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ये एथलेटिक्स के जितने भी बच्चे, इनका साला कैंप लगाया जाए, क्योंकि एथलेटिक फेडरेशन ने अगर मेहनत की है, एक बच्चा एक ऐसा नायाब हीरा निकाल के दिखा दिया है, साबित कर दिया है। वो तो खुद ही निकला है, आपने तो नहीं चलो वो निकल गया, लेकिन आपने तो बाद में जाके उसको कैश किया है ना। प्लेटफॉर्म पे तो है ना, हमारा प्लेटफॉर्म तो हमारा ही था ना। एथलेटिक फेडरेशन का प्लेटफॉर्म ना होता तो नाम कौन देता वहाँ पे? ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारी फेडरेशन के साथ। मुझे ये बताया ना कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के लेवल पे टैलेंट हंट के लिए आपकी एथलेटिक फेडरेशन ने क्या किया अभी तक? सर, टैलेंट हंट के लिए मुख्तलिफ जगह पे कोर्सेज चल रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे कोचेज है, जैसे कि इस्लामाबाद एसोसिएशन एथलेटिक की है, उसमें जितने भी हमारे डीपी हैं, इस्लामा मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, उसमें हमारी एथलेटिक्स के बच्चे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पूरे चारों सूबों के अंदर हमारे फेडरेशनों की एसोसिएशनें हैं,
है। जिसमें मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर वो एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी, और उसके अच्छा। बाद टीम बनती है। वाकई सर ये देखे चारों सूबे अगर आते हैं, अच्छा। सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, पंजाब, 4 सूबे आते हैं, तो कैसे आते हैं? वो हमारी एथलेटिक फेडरेशन की एसोसिएशनें हैं चारों सूबों में। एजेके से आपने देखा होगा टीम आई हुई है, तो किधर से आई? वो एसोसिएशन है तो लेके आई है टीम। चले, अब ये बताएं कि क्या आपके जहन में क्या फार्मूला है कि स्कूल के लेवल पे ख़ास तौर पे एथलेटिक्स जो है वो तो आपको पता है ग्रूमिंग करनी पड़ती है बच्चों की, स्कूल के लेवल पे आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या आपके सजेशंस हैं? सर स्कूल लेवल पे सबसे पहली बात है कि ये एक एथलेटिक्स गेम ऐसी है कि गली मोहल्ले के अंदर भी लोग 4 बच्चे इकट्ठे कर चलो जी रेस लगाएं। ये एक इवेंट ऐसा है कि हर बंदा खेलता है। इसके अंदर टोटली 3 इवेंट है, जंप, रन, थ्रो। चाहे रन मैराथन हो, चाहे रन 100 मीटर हो, वो रन ही है। जंप लॉन्ग जंप हो, ट्रिपल जंप हो, हाई जंप हो, जंप है। इसी तरह थ्रो का कोई भी इवेंट हो तो वो थ्रो है। मतलब बच्चे खुद ही खेल सकते बच्चे हैं। खेलते हैं, लेकिन जब खेल के जब वो अपने शौक के साथ खेलते हैं, तो फिर जब अपनी एसोसिएशन के साथ जब अपने स्कूल में खेलते हैं, इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो बच्चे फिर खुद ब खुद आ जाते हो। चलो ठीक है। अच्छा जल्द से आखिर में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जी ये जो आपने कहा है, इसमें पहली बात तो ये है कि ये जो बच्चे हैं छोटे 16 ईयर से बिलो, पहले ये पता हो कि हमारे इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक 16 ईयर से नीचे वाला बच्चा यहाँ पार्टिसिपेट नहीं हमारे पास कर सकता, यानी ना वर्ल्ड पे ना एशिया पे ना हमारे पास। ये सिर्फ पार्टिसिपेशन की बात जी मैं उसी पे आना सब बच्चों को जी अब ये है जाहिर है वो मतलब 16 पे एकदम तो नहीं बनेगा ना, वो नीचे से आपने बनाना है, मतलब चैंपियनशिप में नहीं आएगा लेकिन वो ट्रेन होगा। अब ये बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो जाहिर है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा नहीं, ये उनका काम है। ये तो हमें भी पता है नहीं हो रहा। आखिर में ये बताएं, ये जो गिला है कि हर स्पोर्ट्स की फेडरेशन में रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अफसरान हैं जिनका शायद एथलेटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां मिली हैं, भर्ती किए हुए हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा पहला तो ये कि किसी फेडरेशन में नौकरी कोई नहीं मिली हुई, ना कोई भर्ती हुआ है। दिस इज ऑल वॉलंटियर, ऑल फेडरेशंस। खैर ये पता भी वॉलंटियर नहीं होता, इसके फ्रेंच बेनिफिट्स भी होते हैं, आप भी जानते हैं। कोई फ्रेंच नहीं आप जिक्र कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए जहाँ पे इतने करोड़ों करोड़ रुपए आप इकट्ठे करके इवेंट करा लेते हैं, तो आप कहते हैं कोई इसमें बेनिफिट नहीं होता। उसमें बेनिफिट की क्या बात हुई कि आपको लेट्स से करोड़ मिला तो आपने 1 करोड़ वहां पे खर्च कर दिया, तो बेनिफिट सर मुझे बताएं, क्या इसके अंदर प्रोफेशनल प्लेयर्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए फेडरेशन के मामला में? नहीं, जिनका पैशन है, जिनकी लाइफ है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आपके ख्याल में? लेकिन वो पैशन और इन्वॉल्वमेंट हो तो इन्वॉल्व करना चाहिए ना। सिविलियंस में नहीं होता। नहीं सिविलियन में होता है, तो सिविलियन है ना। आप इसके बारे में बताएं ना कि जो बड़ी तादाद में नॉन प्रोफेशनल रिटायर्ड अफसरान भर्ती किए हुए हैं। अब मुझे पता नहीं है ना कि आप किन का कह रहे हैं, कौन सी फेडरेशन का कह रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी फेडरेशन में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं अभी भी, जो पुरानी एथलेटिक फेडरेशन है। जी ब्रिगेडियर से लेके कर्नल से लेके मेजर पूरा आपने डिप्लॉय किया हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कोई ना भर्ती किसी ने किए हुए हैं, ना इनके पास एक टके का जी बेनिफिट नहीं है। नहीं चल अच्छा, अब सिर्फ आपने जिन बेनिफिट्स की आप बात कर रहे हैं ना, उनसे बचाने के लिए अगर आपने अपनी फेडरेशन को नीट क्लीन रखा हुआ है, तो आपको वो लोग चाहिए जिन पे आपको एतमाद है। अच्छा, और सिविलियंस का एतमाद नहीं? नहीं सिविलियन है ना, इट्स ऑल मिक्स है। आप भी बड़े लंबे अरसे रहे हैं, किसी और को मौका नहीं दिया आपने। नहीं, मैं तो मेरा वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो पूरी करके तो मैंने तो खुदाफिज कह दिया। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम सईद साहब और मोहम्मद इश्तियाक कियानी, टेक्निकल ऑफिशियल एथलेटिक्स। सहाफ़ी प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कभी कौमी असासा होता था, अब बिक गया है, और इसके कुछ तकनीकी पहलू और मुस्तकबिल क्या है हमारे एक साबिक कौमी असासे का, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अबैदुर्रहमान अब्बासी एडवोकेट, जो माहिर कानून भी हैं और महकमा हवाबाजी के एक साबिक अफसर भी। वेलकम बैक। बिक गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कौम का असासा, कितने में बिका और कितने में बिकना चाहिए था? अब ये वो सवाल है जिनका जवाब हासिल करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, मगर इतना ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि ये जो डील हुई है और जिस तरीके से ये ऑक्शन हुई है, क्या इससे बेहतर भी कोई तरीका हो सकता था? इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी प्रोग्राम में एडवोकेट उबैदुर्रहमान अब्बासी, जो कि कानूनी मुशीर रहे हैं महकमा हवाबाजी के और साबिक डायरेक्टर लीगल सिविल एविएशन अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया उबैदुर्रहमान अब्बासी साहब। पहले तो ये बताएं कि ये जो डील हुई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, 135 अरब रुपए की जो बोली लगी है, और लोगों का ये कहना है कि असल में तो हुकूमत को तकरीबन 10 अरब रुपए मिलेंगे,
और शायद 50 अरब रुपए मजीद जब 25% जो बकाया शेयर है हुकूमत का, जब उसको बेचा जाएगा इसी पार्टी को, तो कैसी डील आप इसको देख रहे हैं? क्या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था? थैंक यू वेरी मच मतिउल्लाह जान साहब। पीआईए को असल में एक जज्बाती वाबस्तगी है पूरी कौम को, इसलिए दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं कौम पूरी। इसको जज्बाती से निकल कर अगर आप देखें माली, कानूनी या सिविल एविएशन की जो सेफ्टी की रेगुलेशंस हैं उनको देखें तो डील इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि पिछली डील भी अगर आप गौर से देखें तो वो भी फिजल आउट हो चुकी थी। अब देखना ये है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। मैं तो उस चीज़ के ऊपर हमेशा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि क्या वो एयरलाइन जो हवाओं में उड़ती थी और बेहतरीन किस्म का मुनाफा देती थी, दुनिया को उसने एक नाम दिया था, ग्रेट पीपल विल फ्लाई विद, एक पीआईए का नाम दिया गया था। पहली एयरलाइन थी जो सोशलिस्ट मुल्क चाइना में गई, पहली एयरलाइन थी जिसने पाकिस्तान कराची से लंदन तक 6 घंटों में सफ़र तय किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहली एयरलाइन थी कि जिसने पूरी दुनिया में अपनी दाग बिछा दी थी। पहली एयरलाइन थी जिसने एमिरेट्स को जन्म लिया, जिसने माल्टा को देखा, तो बहुत से एयरलाइंस को, बहुत से एयरलाइंस को। अब इसकी निचकारी जब हुई तो ये एक कौम पूरी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ये निचकारी ज़रूरी थी, इसके अलावा भी कुछ हो सकता था। बहुत कोशिश की होगी और कोशिश हो सकती थी, लेकिन उस नहज तक ये कोशिशें नहीं हुई कि इसको किस तरीके से मुनाफा बख्श बनाया जाए, क्योंकि कोई भी 700 अरब रुपया जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब ये निचकारी हुई है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बहुत सारे बड़े ग्रुप्स को लेके आए हैं, और जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ बहुत सारे ग्रुप्स थे। और उसके बाद अब जो फौजी फाउंडेशन का जो एक ज़ेली इदारा है फौजी FFC, वो भी उसने भी एक साथ हैंड ज्वाइन कर लिया। तो मेरा ख्याल है इतनी बुरी इस वक्त देखना ये नहीं है कि हो गई है या नहीं हुई इसका, लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। निचकारी तो हो गई, अब बुरी हुई या अच्छी हुई, तो जो आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं? पहले तो ये बताया ना कि पीआईए के ज़िम्मे जितने भी वाजिबात थे, जो लाइबिलिटीज़ थी, वो कितनी हैं और हुकूमत कैसे अदा करेगी, कब तक ये क्लैरिटी होगी और ये वसाइल कहाँ से जनरेट होंगे? देखें, ये तो अब एक कंपनी ने लदा बनाई है, सारे वाजिबात उधर चले ही गए हैं, नुकसान तो सारा उस साइड पे चला गया है। इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी का बहुत सारा पैसा जो है वो पीआईए ने देना है। एक अलहदा एक बात छिड़ेगी, अब कैसे हुकूमत इसकी, कितना पैसा है? बिलियंस में है। हर दफ़ा पीआईए को जो इंजेक्शन लगता था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी देती थी। PSO का जो ऑयल का मसला बना था वो गवर्नमेंट ने फिर उसको इंजेक्ट किया, तो उसका तो अब देखना तो ये होगा कि आइंदा इसका अलैमत, क्योंकि जो प्राइवेट अदारा जिसने ले लिया है वो नुकसान का सौदा नहीं करेगा। वो अगर देखेगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने PIA में अपनी सियासी जो इंटरफेरेंस जारी रखी, तो अगर इसके अंदर भी इस तरह ही टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जारी रहा तो ये निचकारी नहीं चलेगी, क्योंकि निचकारी एक जादुई कोई वो नहीं है कि एक जादू छड़ी है जी निचकारी होगी और तो वो चल पड़ेगा। ये जो भर्तियां हुई हैं पीआईए में ओवर द डेकेड्स, उन मुलाजमतों का क्या बनेगा? और क्या नए लोग लाए जाएंगे और पुराने लोग निकाले जाएंगे? क्या होगा? देखें, आरिफ हबीब ने एक उसकी स्टेटमेंट प्रेस में मैं देख रहा था, वो तो 1 साल तक तो पाबंद है इन्हीं लोगों को साथ चलाने में। ये कोई ज़्यादा बोझ नहीं था पीआईए के ऊपर। ये मुलाजमीन, ये जो हर जगह ये आ जा रही कि 7,000 बंदा जो है वो पीआईए के था, ये वो लोग हैं जो 38 से 39 और 40 जब एयरलाइन थी तो उनके साथ साथ आ रहे थे, और अभी तक अब 18 पे आए तो वही लोग बैठे हुए हैं। आरिफ हबीब साहब की जो कंसोर्शियम है, जो बायर है, जो भी बायर है, जिस तरह भी हम कह सकते हैं, वो क्या करेंगे, 1 साल तक तो वो इनको नहीं निकालेंगे, लेकिन कैरेट एंड स्टिक का वो ज़रूर अमल दोहराएंगे। 1 साल बाद वो छांटी करेंगे। दुनिया सारी में जब निचकारी का अमल होता है तो जो बंदा काम करता है उसको रखा जाता है और जो काम नहीं करता उसको फारा कर दिया जाता है। तो ये पेंशन और ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट के ज़िम्मे आई गई, लेकिन ये नहीं होगा कि 7,000 बंदा 18 जहाज़ों के ऊपर बिठा दिया जाए और जो काम भी ना करे और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ के सियासत करें और कोई काम ना करें। ये
प्राइवेट अदारों में कभी नहीं होता। अच्छा, आपको लगता है कि आमतौर पे जब किसी भी इदारे की बोली लगती है, कुछ फ्रंट मैन या फ्रंट कंपनियां होती हैं, कुछ बिहाइंड द सीन होती हैं, तो इस पीआईए की डील में कोई फ्रंट और बिहाइंड द सीन मुख्तलिफ किरदार है? देखिए ये सामने ही नज़र आ गया ना। देखें अब जो आरएफ हबीब कंसोर्शियम है उसके साथ आप देख लें कि कितने दूसरे ग्रुप्स शामिल हैं उसके साथ। तो एट द मोमेंट अगर हम ये इन चीज़ों के पीछे चल पड़े कि जी बिहाइंड द कर्टन क्या चीज़ है, तो ये निष्कारी का अमल जिसको स्टार्ट में ही अभी प्रेस की तरफ से या दूसरे जो नाकदीन है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो बड़ी गलत हुई है। इससे भी ज़्यादा मुझे आप बताएं, ज़ीरो इक्विटी लॉसेज, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स, ईयू की जो यूरोपियन यूनियन की जो मुदाखल ज़ाहिर है उन्होंने भी देखना था। आपकी जो ये जो सेफ्टी और उसके लवाजमात थे स्टैंडर्ड वो पूरे नहीं कर रहे थे। तो कौन सी एयरलाइन जो है वो चलेगी? कोई भी नहीं चलेगी। तो बिहाइंड द सीन जो बात आप कर रहे हैं ये आने वाले वक्तों में आपको पता लगेगा। मगर आरएफबी कंसोर्शियम में तो कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो कंप्लीटली प्राइवेट नहीं हैं और किसी न किसी तरीके से वो रियासत के कंट्रोल में है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत के ही इदारे उसमें दोबारा कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस हो रहे हैं? देखें इनका शेयर इतना नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि इसके ऊपर चेक भी होना पड़ेगा। आपका 125 मिलियन जो है जो आपने इन्वेस्ट करना है पीआईए में, ना करे तो कैसे आप उसको चेक करेंगे? तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि 125 को स्ट्रांग आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आपको बहुत सा कुछ कर। तो ये जो दूसरी कंपनी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ये भी तो एक शेयर होल्डर्स हैं। वो शेयर होल्डर्स कभी नहीं चाहेंगे कि लॉस में जाए और उनका साख जो है बुरी हो। तो एक मेरे न्याय से बड़ी बैलेंस किस्म की इस दफ़ा इन्होंने। आपको लगता है कि पैसा आरएफ हबीब का है और इस एयरलाइन को चलाने वाला कोई और हो? देखिए एट द मोमेंट तो आप जो दस्तावेज़ात हैं उसी के ऊपर चलते हैं। जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो दस्तावेज़ात के ऊपर, बिहाइंड द कर्टन्स कोई चीज़ें होती हैं वो बाद में आपको जब दस्तावेज़ात सामने आती हैं तो एट द मोमेंट जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, जो मैंने देखी हैं दस्तावेज़ात, उसके अंदर तो आरएफ हबीब कंसोर्शियम और अब जो नई आज तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी कर दिया, इसको क्लियर कर दिया कि जी कंसोर्शियम जो है वो टेक ओवर करेगा और टेक ओवर उन्होंने कर लिया है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसमें इस चीज़ बहस की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती एट द मोमेंट के पीछे कौन है। पीछे हर बड़ी चीज़ के पीछे कोई ना कोई होता है। ये इस चीज़ से आप कोई भी दुनिया की किसी एयरलाइन में देख लें, आप एमिरेट्स है, एमिरेट्स चल रही है, कोई उसका आप देखें तो उसके बिहाइंड एमिरेट्स जो है वो गवर्नमेंट उनकी अपनी देखी हुई है, उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा है, इसीलिए वो आराम से प्राइवेट अदारे की जिस तरह आप अंदाज़ा लगा लें भोजा था, भोजा एयरलाइन प्राइवेट थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, भोजा एयरलाइन फ्लास चली गई, एरो एशिया आया बंद होके वो भी चली गई। पीआईए के ऊपर क्या था? पीआईए भी तो हमारी तरफ से फारग होगी ना, अब बंद हो गई। नहीं, पीआईए का जो वो था कि इसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा स्लॉट्स मौजूद थे इसके अंदर। उनके बारे में कुछ बताएं, कितने जहाज हैं, क्या एहसास है? देखिए 18 जहाज़ तो इनके पास अभी वर्किंग उसमें हैं। 18 जहाज़ जिसमें कुछ बीमार हो जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन 18 जहाज़ों में ये रूट्स को कवर कर रहे हैं। आपके ख्याल में चल जाएगी एयरलाइन? मेरा ख्याल है कि प्राइवेट एयरलाइन जो है, प्राइवेट जो ये सरमायाकार है, ये घाटे का सौदा नहीं करेगा और वो चलाएगा, और चला के वो जिस तरह उसने कहा है कि जी पीआईए को हम दोबारा उसी नेज पे लेके आएंगे जो थी, क्योंकि पीआईए का नाम बहुत बड़ा नाम है और ब्रांड चलेगा। हाँ, अगर दोबारा से इंटरफियरेंस गवर्नमेंट की जिस तरह पहले शुरू होगी तो फिर ये ब्रांड खत्म हो जाएगा। फ्लैग भी चलेगा? फ्लैग जिस तरीके से अभी उसने ये कहा है कि फ्लैग तो ऑलरेडी ब्लू के पास भी फ्लैग है, तो इसके पास भी चलेगा। और मेरा ख्याल उसने स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि मैं पीआईए को एज ए ब्रांड लेके चलूंगा। बहुत शुक्रिया अबैद रहमान अब्बास साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।